वाराणसी के रोटरी क्लब के सदस्यों का, सतीश जैन साहब का मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और आपको मालूम है कि मैं देश के जगह कई हिस्सों पे मैं गया हूं और जाता रहता हूं। अलग अलग हिस्सों में पुष्पेंद्र जी के साथ बहुत कम ही अकेला जाता हूं, लेकिन उनके साथ मैं वाराणसी भी आया हूं। और वहां मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा एक हमारे भाषण या कहे हमारी टॉक का एक आयोजन हुआ था आज से कुछ साल पहले। आपने मेरे बारे में कहा, जी हाँ, मैं आर्मी में था। बेसिकली मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। मैं 5th बटालियन बिहार रेजिमेंट का, और उसके बाद स्टाफ कॉलेज करने के बाद मैंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में मैं पोस्टेड था। और फिर मैंने अपनी सेवाएं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी दी। और मैं बुनियादी रूप से एक जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का आदमी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जगह जगह जाता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जो वहां का संदर्भ जो है, जिस जगह पे मैं बोल रहा हूँ, जिस जगह के लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिनसे वार्तालाप करना है, मैं उसको वहां की अहमियत और वहां से किस तरह से उस जगह की परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय सुरक्षा को देखा जाए। और इसमें तो बनारस सबसे महत्वपूर्ण है। बस इतना मान के चलिए कि जब बनारस उदासीन हो जाता है तो ये देश उदासीन हो जाता है। जब बनारस खुश होता है तो देश खुश होता है। और बनारस के उड़ते बढ़ते गिरते तकदीर के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, कई बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। जब जब पुनर्निर्माण हुआ, वो वक्त था, वो एक समय था जबकि भारत का उत्थान होता था। और जब जब उस पर चोट पहुंचाई गई तो समझ जाइए कि दो देश के दुश्मन सक्रिय हो गए। अहिल्याबाई होलकर के बाद आज एक समय आया है कि काशी विश्वनाथ का फिर से पुनर्निर्माण एक तरह का शुरू हो रहा है। आप लोग सब वहां के रहने वाले हैं, मुझे भी कुछ ज्ञान है कि किस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है। तो अगर काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है तो आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि देश का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। कहते हैं कि बनारस इतिहास से पुराना है। ये वही जगह है जहां मैना ने अब हिमालय को बोला कि तुमने अपनी पुत्री पार्वती को तो एक साधु संत, एक आदमी बावला सा, जिसका न कोई ठौर न कोई ठिकाना, उससे शादी कर दी है। उसको जाके कम से कम देखो कि वो कैसी है, खुश है कि नहीं है। तो हिमालय वहां से चले, अपने राज्य से उन्होंने प्रस्थान किया, बनारस में आए और अपने सारा साथ ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात वो अपने साथ लेके आए। सोचा कि बेटी को माला माल कर दूंगा, दामाद को माला माल कर दूंगा। लेकिन जब वो यहाँ आए और जब अपने दामाद शंकर की इस भूमि को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा वहां तो हर तरफ हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं, हर गुंबद से सोना चमक रहा है। बड़ी शर्म आई उनको। उन्होंने सोचा कि सूरज के सामने क्या दीपक जलाना है, हम कहे ये अब मैं लेके क्या करूंगा। तो किसी ने कहा कि अब
दामाद के लिए लेके आए हो, बेटी के लिए, तो यूं ही इसको वापस लेके मत जाओ। आप सुरवेश्वर का मंदिर यहाँ पर निर्माण करो। तो ये बनारस है शंकर के वे हीरे मोती जवाहरात वाले शंकर की ये भूमि, और ये वही शंकर की भूमि है जहां शमशान भी है और शमशान के राजा भी शंकर। तो इतनी ऊंचा दर्शन आपको दुनिया में कहाँ देखने को मिले। फ्रॉम विजिबल टू द नॉन विजिबल, फ्रॉम मटेरियल टू द स्पिरिचुअल, आध्यात्म की तरफ। और कई, आप तो जानते हैं, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कई बड़े राजा महाराजा महारानी, कई लोग अपने राजपाट छोड़ के, कई बड़े औद्योगिक घराने के लोग आखिरी वक्त में वो कहते हैं कि मुझे बनारस ले चलो, मेरा वहीं से मैं अपना आखिरी जो मेरा सफर है वो तय करूंगा। कहते हैं कि बनारस में मोक्ष मिलता है। एक मैंने किताब एडिट की थी, एक बनारस के वाराणसी के एक डीएम होते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी किताब लिखी हुई है, फ्रॉम लिगेसी टू ब्यूरोक्रेसी। वो कलेक्टर थे वाराणसी के। तो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि क्यों ऐसा लोग मानते हैं कि बनारस में जिसका निधन होता है वो सीधे उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और उनका का ये सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा कि इस जगह पे इतनी विद्वता थी, विद्वता है, इस भूमि में इतनी संस्कार है, इस भूमि में इतनी पवित्रता है कि इसके बाद इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कोई वैसी जगह नहीं है। इसलिए जो आदमी यहां से जाता है वो सीधे मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं। तो मैंने इसलिए ये बात कही, ये कोई मैं स्पिरिचुअल भाषण नहीं दे रहा हूं, कोई आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराणों को के बारे में बात कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जिस जगह से इतनी आस्था जुड़ी हो, जिस जगह से ऐसा दर्शन जुड़ा हो, जिस जगह को द सीट ऑफ हिंदू कल्चर कहा जाता हो, वो अगर आबाद रहेगा तो यह देश आबाद रहेगा। और अगर आप राष्ट्र निर्माण की बात करें, नेशन बिल्डिंग की बात करें, तो बनारस ही उसका केंद्र बिंदु है। अगर आप उस केंद्र बिंदु से अगर आप भटक जाएंगे तो आपका नेशन बिल्डिंग नहीं होगा। एक किताब है इंडिया सेक्रेड ज्योग्राफी। नेशन बिल्डिंग के कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कई तत्व होते हैं जिससे नेशन बिल्डिंग होता है। भाषा की एकता, पोशाक की एकता, खान पान की एकता, इतिहास की एकता, भूगोल की एकता, ये सारी चीजें केवल आपको हिंदुस्तान में मिलेंगी, और उसके केंद्र में बनारस है। अगर काशी है तो उत्तर काशी है, अगर काशी है तो शिव काशी भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? काशी का मतलब क्या होता है? जहां पे इल्यूमिनेशन, जहां पे आपको ज्ञान की रोशनी मिल जाए, उसको काशी कहते हैं। आप गंगा की धारा
मान लीजिए अगर नॉर्थ टू साउथ आती है, काशी शहर उसके किनारे बसा है, लेकिन कहते हैं कि बाकी जो काशी है वहां जो धारा जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। और इसीलिए हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो अध्यात्म है, जब आपकी सोच नीचे से ऊपर यानी कि साउथ टू नॉर्थ आपके मस्तिष्क में जाती है, तो वही आपका काशी। और वो मस्तिष्क हिंदुस्तान का क्या है? तो काशी है, वाराणसी, बनारस है। इसके बिना नेशन बिल्डिंग संभव नहीं है। तो काशी सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्थान नहीं, यह एक विचार है। इस बात को याद रखें। उत्तर काशी भी है, गुप्त काशी भी है, शिव काशी भी है। ये एक विचार है। और ये विचार क्या है? ये राष्ट्र निर्माण का विचार। क्योंकि काशी भारत की मस्तिष्क यानी कि आप इसकी जो पूरी अ, उसमें बसा हुआ है। और यहीं से तय होगा कि राष्ट्र निर्माण कैसा हो। अगर केंद्र बिंदु को अगर आप बताइए साहब, एक मैं बात पूछता हूं कि दुनिया में जितने देश हैं वो अपने ज्यादातर देश वो अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से जाने जाते हैं। कजाकिस्तान, वहां पे कजाक लोग ज्यादा है। उज्बेकिस्तान, उज्बेक लोग ज्यादा है। तुर्कमेनिस्तान लोग ज्यादा है। किसी भी देश का आप ले लो, फ्रांस है कि नहीं, फ्रेंच ज्यादा है, जर्मन। ये हिंदुस्तान, ये बोलने में इतनी हिचक क्यों? ये हिचक क्यों कि हम ये कहें कि ये बुनियादी रूप से ये धरती या ये देश एक हिंदू देश है? इसमें हिचक क्यों? इसमें कहीं अगर आप बोलते हैं कि ये हिंदू देश है, तो ये इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को हम नीचा समझते हैं और उनसे घृणा करते हैं। ये तो हमारे संस्कारों में है ही नहीं। लेकिन जब आपने नेशन स्टेट की बात की, तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो तभी कामयाब होगा ना साहब, जब जो वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके हिसाब से चलेगी। वरना वरना हमारा पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया, इसलिए भारत बना, पाकिस्तान बना। और फिर पाकिस्तान के बाद फिर के दो टुकड़े हुए, फिर बांग्लादेश बना। ये सब कहते तो है कि नेशन स्टेट्स, लेकिन वो केवल इस्लामिक स्टेट्स है, दे आर नॉट नेशन स्टेट्स। तो इस्लामिक स्टेट और नेशन स्टेट में बहुत फर्क। अगर नेशनहुड की परिभाषा आप अगर से जाएं, तो आज भी आपके हमारे जो पड़ोसी है बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके नेशनहुड में क्या है? भाषा। भाषा बांग्लादेश की क्या है? बंगाली है। बिल्कुल संस्कृत, शुद्ध संस्कृत भाषा का वो डेरिवेटिव है। मैं एक भाषण सुन रहा था, अहमदिया के जो हेड है वो बांग्लादेश का उन्होंने दौरा किया था, और वो शुद्ध उर्दू में वो अपना भाषण शुद्ध उर्दू किया। पहली बात की उर्दू इज द बिगेस्ट फ्रॉड, देयर इज नो लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे साथ किया गया कि उर्दू भाषा को कहा गया कि ये मुसलमानों की भाषा है। तो बांग्लादेश के मुसलमान कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बंगाली बोलते हैं।
तो उन्होंने वो भाषण दे रहे थे, अहमदिया कम्युनिटी के हेड थे, उर्दू में बोल रहे थे, लोग वहां पे जो जनता थी वो चिल्लाने लगी कि कृपया बंगाली में बोलिए। तो बांग्लादेश ने तो बंगाली भाषा हमसे ली, साड़ी हमसे लिया। और मैं हमेशा कहता हूँ जहां भी जाता हूँ कि तीन चीजें इस भारत को जोड़ती हैं: साड़ी, संगीत और संस्कृति। जो पाकिस्तान में भी जो बचे हुए कुछ म्यूजिशियंस हैं, वो भी वही संगीत प्रणाली को फॉलो करते हैं जो कि सामवेद से निकली हुई। बांग्लादेश का मैंने कई बार दौरा किया है, वहां के भी लोग उसी संगीत प्रणाली का को मानते हैं। तो नेशन तो है नहीं, नेशन तो हमारे साथ है। हाँ, आप इस्लामिक स्टेट जरूर। इतिहास भी जब वो ढूंढने चलते हैं तो इतिहास भी इनको झुठलाने लगता है। और फिर जब इतिहास इनकी पहचान छीनने लगता है तो ये और कट्टरपंथ के रास्ते पे चले जाते हैं और जिहादी चले जाते हैं, हो जाते हैं। आप अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में अगर आप देखें तो आप हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में देखें तो जो आप रेडिकलाइजेशन या जिहादीकरण आप देख रहे हैं, वो सिर्फ ये आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान की कमी के कारण। क्योंकि आप जब इतिहास के साथ समझौता नहीं कर सकते तो आप अपने भविष्य के साथ भी समझौता नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं एक ये पृष्ठभूमि आपको इसलिए दे रहा हूं कि लोग तो बात करते हैं, आपने सही फरमाया, आपने बालाकोट स्ट्राइक की बात की, इंडिया पाकिस्तान की बात की, चाइना की बात की, लेकिन आप इसको कृपया हमारी सुरक्षा को मजहबी चश्मे से देखें। मैंने जैसा कहा कि पार्टीशन क्यों हुआ, पाकिस्तान क्यों बना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा मजहब अलग। और जिन्ना को किसने कह दिया कि वो पढ़ा लिखा आदमी? उसने क्या भाषण दिया था अपने 1940 जो स्पीच दिया था अपना, जो लाहौर रेजोल्यूशन में उसने यही कहा था कि हम अलग लोग हैं, हमारी तारीख अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खान पान अलग है। सब झूठ, सब झूठ। इसीलिए पाकिस्तान के, अगर उसने झूठ नहीं बोला होता जिन्ना ने, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। तो पाकिस्तान जो बना, वो अगर मान लीजिए वो एरिया हिंदू मेजोरिटी एरिया होता तो पाकिस्तान तो नहीं बनता ना साथ। और ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं बनता अगर वो हिंदू मेजोरिटी होता। मजहब हावी हो गया, मजहब संस्कृति के ऊपर हावी हो गई और ये मुल्क के दो टुकड़े हो गए। तो आज अगर आप देखें ये पूरी जो आप नेशनल सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कृपया बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें। आप पूछेंगे क्या हम करें, पाकिस्तान के चार टुकड़े कर देंगे, हम चढ़ाई कर देंगे, हम युद्ध जीत जाएंगे? फिर युद्ध जीतने के बाद क्या होगा? क्या हारी हुई सेनाएं जिहाद नहीं कर सकती है क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आप देखिए, पहले क्या था, इस बात को समझ लीजिए कि जब अंग्रेज थे तो उनका थ्रेट परसेप्शन बाई एंड लार्ज, मुख्य तौर पे वो इंटरनल था। उन्हें तो कंट्री को कंसोलिडेट कर, उनको राज करना था इस पूरे देश पे।
तो जो सुरक्षा तंत्र थी, चाहे वो लाठीधारी पुलिस हो या उस समय की फौज हो, वो सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और अपनी हुकूमत, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने दिनों अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर में, उनकी संख्या, अंग्रेजों की संख्या कभी 80,000 से ऊपर नहीं गई था। 80,000 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस था वो बिल्कुल उनके पास था। आपका तो ऐसा उन्होंने डिसआर्मिंग कर दिया, ये आर्म्स एक्ट लगा के, और ये कि भाई आप एक चाकू नहीं लेकर रख सकते हैं। वरना आपको याद होगा, मैंने अपने बचपन में देखा है कि हर घर में कम से कम कुछ तलवार, भाला, ये सब चीजें होती थी। ये चोरी डकैती के लिए वो नहीं था, वो आपके आत्म रक्षा और आत्म सम्मान के लिए था। तो सबसे पहले वो आपका उन्होंने निशस्त्रीकरण कर दिया। जो लोगों ने शस्त्रों को नहीं छोड़ा, तो गांधी जी ने वो निशस्त्रीकरण के प्रोसेस को और आगे बढ़ाया और बिल्कुल ही निशस्त्रीकरण कर दिया इस देश का। और मैं आपको अब बता दूं, ये बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि निशस्त्रीकरण यहां तक हो गई थी बात साहब कि जब द्वितीय महायुद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय की जो सेना थी भारत की, हिंदुस्तान की जो सेना थी, उसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में। वीर सावरकर का अभी जन्मदिन था कुछ दिन पहले। वो लोग बहुत दूरदर्शी आदमी थे। उन लोगों ने, उनको ये एहसास था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो आजादी या जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो होना ही होना है। और उनको ये भी मालूम था कि ऐसा न हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे मुसलमानों का आज के हिंदुस्तान पे भी कब्जा हो जाए। तो उनमें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि भारी से भारी मात्रा में लोगों को आप उनकी, उस समय आपको मालूम है कि एक 1.5 लाख की सेना से सीधे 2.5 मिलियन, 25 लाख की सेना तैयार की गई थी। तो कहा कि भारी से भारी मात्रा में हिंदुओं को प्रोत्साहित करें कि वो जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, अपने आप को जाके रिक्रूट करवा लें, ताकि जब ये ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास होगा तो ये आजादी की लड़ाई में हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो। तो जगह जगह ये मीटिंग हुई थी पुणे में, वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जगह जगह विश्व हिंदू परिषद में अपने ऑफिस खोले उस समय, और प्रोत्साहित किया अपने लोगों को ज्वाइन करने के लिए। भारी मात्रा में लोग गए, और उसी का परिणाम था कि हमको आजादी मिली। आप ये बात, एक, अगर आप इस बात को तवज्जो नहीं भी देते हैं कि 60,000 में से आजाद हिंद फौज की 26,000 लोग मारे गए थे, उसका जो इफेक्ट हुआ हो नहीं हुआ हो, मैं उस इतिहास के उस पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका जो असर हुआ बाकी देश में, जबलपुर में आपके राइट सेना में विद्रोह हो गया, उसके बाद नौसेना में विद्रोह हो गया, तब अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि इंस्ट्रूमेंट जिस तंत्र से वो राज करते थे, वो तंत्र अब जो उनका है वो किसी काम का नहीं रहा। और उन्होंने, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया।
द वर्ड इज ट्रांसफर ऑफ पावर। तो मैं उस समय मैं कह रहा था कि इंटरनल थ्रेट परसेप्शन, यानी कि खतरा केवल उनको पूरा इंटरनल था, और एक खतरा उनको सिर्फ था कि भाई उनको रूस से, क्योंकि रूस से था, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी ये जितने मैंने नाम लिए, कजाकिस्तान, किर्गिज, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहां तक का उनका कब्जा हो चुका था, और इनको हमेशा ये भय बना रहता था या आशंका होती थी कि ऐसा न हो कि वो पठानों को लेके हिंदुस्तान में वो होल्ड डाउन कर जाए और फिर हम पर कब्जा कर ले। तो इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादातर कैंटोनमेंट्स जो है वो उस तरफ बने थे, उसी के तहत डूरेंट लाइन बना, उसी के तहत गिलगिट एजेंसी बना। तो वो उस समय की थ्रेट परसेप्शन थी, बस इतनी सी थ्रेट परसेप्शन। लेकिन आजादी के बाद क्या होता है सर? आजादी के बाद या ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद पाकिस्तान बन गया। अब 3000 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, और 4100 बॉर्डर वेस्ट पाकिस्तान के साथ, 4100 किलोमीटर बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान के साथ, 7000 करीब किलोमीटर बॉर्डर। अब वो बांग्लादेश बन गया। तो आपको आपके सरहदों में 7000 किलोमीटर जुड़ गए। फिर तिब्बत, तिब्बत तो बौद्ध बौद्ध लोग वहां है, वो तो बौद्ध बहुमूल्य देश है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। हमारा और तिब्बत का तो दिल का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, बनारस का रिश्ता है, काशी का रिश्ता है, काशी और कैलाश। काशी है तो कैलाश, तो काशी और कैलाश का रिश्ता है। तो हमारी जो सरहदें थी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही सर। तो काशी और कैलाश का हमारा रिश्ता था, धर्म का रिश्ता था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी में, सर म्यूट हो गए हैं आप, सिंह साहब आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करना होगा। अरशन सिंह जी, अरशन सिंह जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लें। उनको नहीं आवाज जा रही होगी, म्यूट हो गए। अरशन सिंह जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लें। उनको आवाज नहीं जा रही है। उनको नहीं जा रही है बात। उनको फोन कर दीजिए आप मोबाइल पे, उनको मोबाइल पे फोन करके सूचित करें। सिंह साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, अरशन सिंह साहब। हाँ, अभी ठीक है। जी जी। ओके। तो मैं कह रहा था कि तो ये 7000, ये मैं तिब्बत की बात कर रहा था। तो जितने हमारे जो स्कॉलर्स थे, और बहुत सारे हमारे जो जो ग्रंथ बचाए जा सके, जो हमारा ज्ञान का भंडार था, थोड़ा बहुत वो तिब्बत की ओर गया, तिब्बत में गया। तो इस तरह का रिश्ता था। तो हमारी जो फ्रंटियर थी तिब्बत के साथ, वो फ्रंटियर जो थी, एक इट वाज रूल्ड बाय कस्टम्स। भाई एक मानी हुई बात थी, मतलब एक ट्रेडिशन था, एक कस्टम था, हम मान लेते थे कि ये हमारी है, कोई हमारे में हॉस्टिलिटी नहीं। अब वहां पर कम्युनिस्ट चाइना आ गया। हमारा तिब्बत से तो झगड़ा नहीं है साथ, बात इंडिया चाइना आप बोलते हैं, एक्चुअली यू मीन इंडिया तिब्बत। वो तो चाइनीज, वो तो उनका तो इलाका है नहीं, उनका वो वतन नहीं तिब्बत। वो तो खुद घुसपैठिए हैं चाइना में, जबरदस्ती के लोग हैं वहां पर आए हुए। आपने उनको आने दिया। 1950 में सरदार पटेल की एक चिट्ठी है, आप पढ़ भी लेना, बड़े दूरगामी आदमी थे। और जब ये हुआ 1950 में, तो मुझे याद है एक किताब है, ये हिमालयन ब्लंडर, ब्रिगेडियर जॉन डाल्विक की। उसमें एक कोई जनरल थे, स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट थे। तो जब ये
चीनी सेना वो जो कम्युनिस्ट सेना वहां पर आई और उन्होंने कब्जा कर लिया, और बहुत उस समय कोई बहुत खास सेना थी नहीं उनकी। तो जो कमांडेंट थे, लेंटेगेन नाम था उनका शायद, उन्होंने कहा, वो बड़े गुस्से में थे और वहां के स्टूडेंट्स को बोला कि ये जो जो हुआ है और आप लोगों की जो ये बेदखल अंदाजी या इनडिफरेंस जिसको बोलते हैं, ये भविष्य में बहुत आपको कॉस्ट करेगा, आपको बहुत इसका इसका फल चुकाना होगा। और यही हुआ। तो मेरे लोगों से अनुरोध ये है कि कम से कम ये इंडो चाइना बॉर्डर नहीं बोले, इसको इंडो तिब्बत बॉर्डर बोले। ठीक है सर। तो आपने क्या हुआ कि आपने इस्लामिक एक देश क्रिएट करवा दिया और एक कम्युनिस्ट स्टेट अपने यहाँ खड़ा कर दिया जहां बौद्ध लोग रहते थे। तो अब अगर आप पूरे इंडिया के अगर नक्शे को देखें और उसके नेबरहुड को देखें, तो आपके पास आप देखेंगे कि 2 इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है सर। अगर बांग्लादेश मुसलमान, अगर हिंदू देश होता तो ये घुसपैठ और ये सब सारे की बात ही नहीं होती, गंगा पर बराज बनाने की बात ही नहीं होती, ये आए दिन जो ये स्मगलिंग जो होता है कैटल का, ये भी नहीं होता। और अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो जिहाद नहीं होता, जिहाद नहीं होता तो आपका कश्मीर शांत होता, फिर कोई सवाल ही नहीं। तो आप देखिए कि किस तरीके से मजहब हमारे सुरक्षा को तय करता है। उसी तरह अगर चाइना एक टिबेटन बफर था, अगर वो एक बौद्ध बफर होता तो नहीं होता। तो आज हमारे साथ, हमारे पड़ोसियों में आप देखें, भूटान एक बौद्ध देश है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेपाल में समस्याएं तब शुरू हुई हैं जबकि वो हिंदू राष्ट्र है, वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र, सॉरी कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं, जब वहाँ वामपंथियों का वर्चस्व बढ़ा तब से समस्या हुई, वरना इस 1800 किलोमीटर पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी प्रॉब्लम नहीं है। म्यांमार एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, हमारा उनके साथ कोई समस्या नहीं है। श्रीलंका में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी साहब, और ये बड़े मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब तक कि वहां पे चर्च नहीं हावी किया। ये जितने ये प्रभाकरण और गैंग जो थे, ये नॉर्दर्न, ये जाफना एरिया के लोग, नाम तो इनको हिंदू थे लेकिन उसमें से ज्यादा लोग ये चर्च से या तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे या कन्वर्ट कर गए थे या उनके इन्फ्लुएंस पे। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि जब भी अगर आप इस्लाम को देखें, हमारे सब कॉन्टिनेंट के, आप दुनिया के इस्लाम नक्शा देख लें इस्लाम का, तो या हमारे संदर्भ में, तो 2-3 तरह के इस्लाम। एक अरब इस्लाम, अरब इस्लाम जो आप ये देखते हैं, जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, ये वो वाला इस्लाम, वो बुरके वाले इस्लाम, वो कट्टरपंथ वाला इस्लाम, उम्मा वाला इस्लाम, जिहाद वाला इस्लाम, वो अरब वैरायटी ऑफ इस्लाम यहाँ पे था। यहाँ पे मतलब एक वैरायटी है। दूसरा है आपका मॉनसून इस्लाम। मॉनसून इस्लाम जैसे कि आप बांग्लादेश में या इंडोनेशिया या उसमें आप देख रहे हैं, वो मॉनसून इस्लाम। और तीसरा है ट्राइबल इस्लाम, जैसे कि पठान है, ये आपके सेंट्रल एशिया में जो है ये। तो इसमें सबसे जो कट्टरपंथी जो इस्लाम
था वो था अरब इस्लाम, वो रहा है वहाबिज्म। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जब भी इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ होता है तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। आज क्या हुआ कि जब से ये प्रिंस सलमान आए हैं सऊदी अरेबिया में, तो बड़ा बदलाव आया है अरब के इस्लाम। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके महान कूटनीतिक उपलब्धि के लिए वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में उनको सराहा जाएगा। उन्होंने नामुमकिन कर दिया अरब देशों को इजराइल से उनका सामंजस्य बनाया, उनको नजदीक आए। और उन्हीं के प्रयासों के कारण और मोदी साहब के प्रयासों के कारण आज अरब देशों में हमारी बहुत पैठ है। कोई ऐसा अरब देश नहीं है शायद जहां मोदी साहब को वहां देश का हाईएस्ट रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो अब जब हमारे यहाँ हमारे जब ताल्लुकात इतने अच्छे हुए, रिश्ते अच्छे हो गए अरब देशों के साथ, पाकिस्तान ने अपना गेयर बदल लिया और अब उनका नया मुखिया हो गया है तुर्की। एर्दोगन वो उनका नया मुखिया या उनका नया बाप। और जब ये बाप बदलते हैं तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग अपने बाप बदल लेते हैं। तो उनके लिए भी आजकल नया बाप होता है, नया बाप है एर्दोगन। तो ये कहानी ये चलती आ रही है साथ। और जब ये जिहाद का मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग को बता दूं कि ये जिहाद कोई नई बात नहीं है। आप पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान वो तुर्की से मदद ले, पहले सऊदी से अरब मदद लेता था, अब तुर्की से मदद ले रहा है। खबरें तो यहाँ तक की आ रही हैं कि तुर्की ने उनको ड्रोन दिया है। खबरें यहाँ तक है कि तुर्की के कुछ लड़ाकू लोग वो भी कश्मीर में सक्रिय हैं। खबरें ये भी आ रही। तो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो ये पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं या जो ये कट्टरपंथ ये है बांग्लादेश के, उनको उनको इस्लाम की जो रंग है, हेलो सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है साहब? हाँ दे रहा था। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। अच्छा ओके। तो मैं कह रहा था कि उनको वो इस्लाम के रंग से कोई उनको विरोधाभास नहीं है। सभी रंग पसंद है तब तक जब तक कि वो रंग हिंदुस्तान के खिलाफ। आप समझ रहे मेरी बात? इस्लाम से जितना प्रेम नहीं है उतना हिंदुओं से नफरत। मैं तो कई टीवी डिबेट्स में जाता हूं तो मैं तो हमेशा उनको प्रोवोक करता हूं कि आप चाइना के खिलाफ कुछ बोले कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है यूघुर मुस्लिम्स का वहां पे। लेकिन ना पाकिस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान एक शब्द कहने को तैयार है, क्योंकि उसे मुसलमान से प्रेम नहीं है, उसे अपने मजहब से वास्ता नहीं है, उसको हिंदुओं से नफरत। और मैं अंबेडकर साहब की एक किताब पढ़ रहा था और आप सब लोग को जो उन्होंने पढ़ा है उनके बारे में मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं
आप पढ़ ले, बड़े क्लियर थॉट के आदमी थे, बड़े क्लियर थॉट। उन्होंने कहा कि एक बात कही जाती है, एक बात लोग हमेशा अक्सर कहते हैं कि देखो गुजरात का मुसलमान जो है, गुजरात का मुसलमान जो है वो गुजरात के हिंदू के जैसा ही है, एक ही भाषा बोलता है, एक ही है, मतलब यानी कि संस्कृति मजहब के ऊपर ऊपर है वहां पे। या कश्मीर में पहले बोलते थे लोग कि कश्मीर हिंदू देखो संस्कृति, लेकिन क्या हुआ कश्मीर। तो अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि नहीं, गुजरात का मुसलमान या कश्मीर का मुसलमान वो इस बात पे गर्व नहीं करता कि उसके जो बाकी जो लोग हैं वो गुजराती हिंदू हैं, उसको लगता है कि इस्लामीकरण का जो प्रक्रिया थी वो कहीं पर रुक गई और समय आने पर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी? तो उन्होंने इस बात को कहा, तो ये जिहादीकरण, अब कोई कहता है कि जिहादीकरण ये तो नई बात है नहीं, मैं बाकी इतिहास में नहीं जाता हूं, मैं 1857 से ही आप बात कर लो। जितने मुसलमान शामिल थे 1857 के युद्ध में, वो साहब आप क्या सोचते हैं, वो हिंदू राजा को स्थापित करने के लिए वो लड़ रहे थे? वो मुगलों को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए वो लड़ रहे थे। जो हिंदू लोग उसमें शामिल हुए जो उस युद्ध में, वो अपने देश, अपने वतन, अपनी पवित्र भूमि के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन मैंने भी इतिहास बहुत गहराई से पढ़ा है, 1857 में मुसलमानों का मोटिवेशन था रेस्टोरेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज अ फुल किंग ऑफ इंडिया। और जब युद्ध हमारे पक्ष में नहीं गया तो आपको मालूम है क्या हुआ? उसी समय देवबंद की स्थापना हुई, क्योंकि जिन लोगों ने देवबंद की स्थापना की, बड़े ध्यान से सुनिएगा साहब, इट वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857। जिन लोगों ने देवबंद की स्थापना की, उन लोगों ने ये कहा कि हम ये जिहाद इसलिए हार गए क्योंकि हमने अपने वातावरण से समझौता कर लिया था। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमने इस्लाम का हिंदूकरण होने दिया, इसीलिए हमने कमजोरियां आ गई। अगर पुराना वैभव फिर से हासिल करना हो तो हमें बिल्कुल कट्टर इस्लाम की तरफ जाना होगा। यही मुख्य लॉजिक था देवबंद की स्थापना 1857 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सब कैलिफेट, जिसको खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है, वो भी जिहाद था। महात्मा गांधी ने उसको सपोर्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट को। वो क्या था साहब कि तुर्की के खलीफे को मत हटाओ, यह हमारी शान है, हमारी पहचान है। फिर वो कमाल अतातुर्क आ गया, इन सब लोगों की टाई फिस हो गई, उसने खुद ही छोड़ दिया वो रेडिकल इस्लाम को उस समय। और उस समय आपको मालूम है कि ये मोपला रिबेलियन हुआ था केरला में, यही कैलिफेट मूवमेंट। उसके बारे में ये इतने हमारे इतिहासकार, इतने गिरे हुए लोग हैं जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जो इतिहासकार हैं, कि उन लोगों ने उसके बारे में कुछ वो वर्णन नहीं करते। उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो अम्बेडकर साहब को पढ़ लो, एनी बेसेंट को पढ़ लो आप। उन्होंने कहा कि किस तरह से हिंदुओं के घर जलाए गए, केरला के कुछ इलाके को इस्लामिक कैलिफेट ऑफ केरला ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया। कितने हिंदू उसमें मारे गए थे, हजारों की संख्या।
कोई कहता है 3000 4000 इन तो मारे गए। उसके बाद क्या होता है साहब, ये मैं 1921 की बात कर रहा हूं, आप आगे चले आइए। पार्टीशन, पार्टीशन क्या था? वो भी तो जिहादी था ना। व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे? जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन का जो नारा लगाया था, जब कलकत्ता पूरे बंगाल में इतना खून खराबा हुआ, वो क्या, वो भी जिहाद था। फिर जो हैदराबाद में रजाकार ने किया, ये इसके पूर्वज ने, ये जो आपका हैदराबाद का पॉलिटिशियन है, क्या नाम है इसका, ओवैसी, ओवैसी के पिता ने, वो सब क्या थे? वो भी जिहाद था। कश्मीर में जब वहां पे ये ट्राइबल आए वहां पे, तो वो क्या नारा लगा रहे थे? अल्लाह अकबर, जिहाद। वो भी जिहाद था। 65 की लड़ाई क्या थी? वो भी जिहाद थी। कश्मीर में जो अभी तक चल रहा है वो क्या है? वो भी जिहाद है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे देश में क्या कर रहा है? वो भी जिहाद है। शाहीन बाग में जो हुआ वो क्या था? वो भी जिहाद है। तो इस बात को मान ले कि पाकिस्तान अ टेरिटरी, एक जमीन के टुकड़े से हमारा ये नहीं है मुकाबला है, हमको जिहाद से इससे मुकाबला है। उसी तरह से आप कम्युनिज्म को ले ले, या जो कम्युनिस्ट का मूवमेंट आया 1930s में, जो पहला यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई, उस समय बड़े नेबुलस थी ये पूरी जो कम्युनिस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन थी वहां। तो शायद कानपुर या कहीं पे इनका मीटिंग हुआ। उसमें एक नेता होते थे सत्य भक्त, हाँ तो वो कम्युनिस्ट, देखिए हिंदुस्तानी दिल का आशिक। तो जब नामकरण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि इस हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। साहब मार पीट के लोगों ने उसको उतार दिया स्टेज से। बोला नहीं, वामपंथ किसी राष्ट्र या किसी देश पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका डूबियस रोल, पहले तो ये अंग्रेजों के खिलाफ थे, फिर जब रशियंस ने ज्वाइन कर लिया, सोवियत यूनियन ने ज्वाइन कर लिया जर्मनी के खिलाफ, तब ये फेवर में हो गए। उसके बाद आपको मालूम है कि जब ये निजाम के खिलाफ एक्शन जब चल रहा था, तो एक पैरेलल एक्शन उसके बाद चला वहीं पे तेलंगाना में कम्युनिस्टों के खिलाफ। इन्होंने 3000 विलेजेस को लिबरेट करवा दिया था वहां पे, और इनको लगा था कि एक नई फ्लेजलिंग का हिंदुस्तान इस थ्रेट को नहीं झेल पाएगा। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया भारत की क्षमता को। हमारी सेना ने उस समय 2000 कम्युनिस्टों को मारा था। जब ये अच्छे से ठुके तब इन्होंने कहा कि हम अब प्रजातंत्र का रास्ता अपनाएंगे। तो इसलिए क्योंकि अब हथियार से हम नहीं हासिल कर सकते, तो ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, जो कि जिहादी विचारधारा से बहुत मिलती जुलती, दोनों टोटलिटेरियन है, दोनों ऑपोजिशन में नहीं बिलीव करते, दोनों प्रजातंत्र में नहीं बिलीव करते, दोनों खून खराबा बिलीव नहीं करते। एक सर का कलम करने का भी ये करता है, दूसरा कहता है कि द पावर फ्लोज टू द बैरल ऑफ द गन। तो ये एक सी विचारधारा है। तो इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि जब ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक साथ आए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर ये नक्सलिज्म शुरू हो गया चारू मजुमदार वाली। अब उसके बाद आपको रेड कॉरिडोर हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप
पाकिस्तान एज अ टेरिटरी से नहीं लड़ रहे, तिब्बत एज अ टेरिटरी से नहीं लड़ रहे हैं, आप कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं। आपके जवान जो है वो कम्युनिज्म से वो अगर तिब्बत बफर स्टेट होता तो कोई सवाल ही नहीं था। हमारा हो सकता है हमारे कुछ मतभेद होते, कुछ चीजों को लेके पड़ोसियों से होते, मतभेद भी होते, लेकिन इसका ये दहशतगर्दी वाला, कट्टरपंथी वाला ये स्वरूप नहीं होता है। तो आप हमारे जवान बेसिकली जो वो दुर्गम इलाकों में जो तैनात है और जो लड़ रहे हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान के हाथ से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कम्युनिज्म से जूझ। अब होता क्या है साहब कि जब अफगानिस्तान में वॉर हुई 80s में, जियाउल हक के टाइम में, आपको याद है, सोवियत फोर्सेस जब अफगानिस्तान में आ गई थी तो ये जिहादी मशीन तैयार की गई और ये जिहादी मशीन को भिड़ाया गया कम्युनिस्ट के साथ। जिहादियों ने सोचा हमारी तो जीत हो गई, कम्युनिस्ट जो सोवियत फोर्सेस थे वो रिट्रीट कर गए और उसके बाद से जीती हुई विचारधारा या जो जीती हुई जो जिहादिज्म थी वो हिंदुस्तान में आके सक्रिय हो। सोवियत यूनियन वाला जो कम्युनिज्म था उसके बदले में फिर चाइनीज कम्युनिज्म जो है वो और घुसपैठ बना लिया। तो अफगानिस्तान की लड़ाई का ये हम पर असर हुआ कि कम्युनिज्म और जिहादिज्म दोनों एक साथ सक्रिय हो गए। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि फ्रंटियर्स पे, बॉर्डर्स पे तो हमारे जवान लड़ रहे हैं। गलवान क्या था? इज अ फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म। लाइन ऑफ कंट्रोल में लोग डिप्लॉयड है, किस लिए डिप्लॉयड है? तो फाइट जिहादिज्म। वाराणसी में ब्लास्ट क्यों हुए थे और किसके इशारे पे? पाकिस्तान के इशारे पे। अयोध्या में क्यों? मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, आप भी ब्लास्ट हुए थे। जिहादिज्म। कहां से जिहादिज्म नियंत्रित है? पाकिस्तान से नियंत्रित है। तो हमारे जवान तो फ्रंटियर पे लड़ रहे हैं सर, कम्युनिज्म और जिहादिज्म से, लेकिन ये अंदर की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये अंदर में ये जिहादी और कम्युनिस्ट के साथ कौन लड़ेगा? और तभी मैं कहता हूं ये थर्ड फ्रंट, इसी को थर्ड फ्रंट बोलते हैं। बाहर की लड़ाई के तो आप सक्षम है, सेना है, आपके पास टैंक है, आर्टिलरी गन है। सोवियत यूनियन के पास क्या नहीं था? न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, फर्स्ट कंट्री टू गो इनटू स्पेस। इतने सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। इतने सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इतना हार्ड पावर कोलैप्स कर गया क्योंकि इंटरनल फ्रंट कोलैप्स कर गया। इसको, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ। तो क्योंकि इंटरनल फ्रंट को कोलैप्स कर गया, तो इसीलिए आप इस बात को मान लें कि ये इंटरनल फ्रंट जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल फ्रंट ही है जो कि एक्सटर्नल फ्रंट को फीड करता है। जिसको हमारे आर्मी चीफ 2.5 फ्रंट्स कोई बोलता है, कोई इसको 3 फ्रंट्स बोलता है, कोई थर्ड फ्रंट बोलता है। तो हकीकत यही है कि हम सब जो है, अब ये हुआ क्या कि ये जो विचारधाराएं हैं जो मैंने बोली, जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं, ये जिहादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा, इसका आपने समागम देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आपने फिर शाहीन बाग में देखा,
और ये तब हो रहा था जबकि आपकी भारत की सेना अपने सरहदों पे चीन के साथ मुठभेड़ में। आप उसकी अगर उसकी टाइमिंग पे जाए, तो क्या ये प्लान नहीं था? तो देखिए, ये मैंने सरहदों की बात की, आपको एक नया मैंने एक डायमेंशन दिया, मैंने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस तरीके से, किस नजरिए से मैं देखता हूं, और मैं शायद आपको कन्विंस करने में मैं कितना कामयाब हुआ उतना मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा हूं कि देखिए अब ये दोनों जिहादिज्म और कम्युनिज्म अब नया रूप क्या ले लिया। और ये आपके पास ये खास गौर करने वाली बात है, खास इंटरेस्ट की बात है कि देखिए 26/11 जब हुआ तो दुनिया में पहली बार, यानी कि मॉडर्न टाइम्स में, समुद्री जिहाद देखा गया, समुद्र के जरिए जिहाद। अगर कोई ये सोचता है कि उसके बाद से अजमल कसाब एंड गैंग, उसकी तरह लोग पाकिस्तान द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब पूरा जो उनका एम्फेसिस है वो समुद्री जिहाद पे ही है, और वो कहते हैं कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक समुद्री जिहाद को सबसे उत्तम किस्म का जिहाद माना गया है। तो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप है वहां पे समुद्री जिहाद का के प्रशिक्षण जा रही है। स्पेशल उन्होंने उसके लिए वो स्विमिंग पूल्स तैयार किए हैं, वाटर टैंक तैयार किए हैं, जिसमें उनका प्रशिक्षण हो रहा है। और मुझे याद है जब आपके सिद्धू साहब, बाजवा साहब के साथ गले मिल रहे तो उसी समय एक चित्र पब्लिक डोमेन में आई थी जहां पर दिखाया जा रहा था कि भावालपुर में जैश ए मोहम्मद के कैंप में किस तरीके से इन समुद्री जिहादियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आप अगर खबरें देखें आप, तो आपको कई बार पीरियोडिकली ये खबरें आती हैं कि समुद्र के रास्ते इतने लोग घुस गए, 5 लोग केरला में आए, तमिलनाडु की तरफ गए, उसके बाद वो गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा ये कौन लोग। अब इसी सिलसिले में, इस समुद्री जिहाद के सिलसिले में अभी आपने देखा कि लक्षद्वीप में को लेकर कई कंट्रोवर्सी हुई है। अब क्या है साहब ये कंट्रोवर्सी? लक्षद्वीप मतलब नाम है लाखों द्वीप से लक्षद्वीप। 65,000 की पॉपुलेशन है, वहां की जनसंख्या है, इसमें 97% मुसलमान। अभी हिंदू होते थे, और अंग्रेजों के आने के पहले जो पूरा जो व्यापार था उस इलाके में, समुद्री व्यापार, उस पे बोलबाला था अरब्स का। तो इनका मानना है, कहते हैं जैसी आस्था होती है कि कोई आसमानी कुछ इनको संदेश आया और और ये सब मुसलमान बनते। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं भंडारी साहब, उन्होंने कुछ वहां पे रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स रखे, और वो रिफॉर्म्स में था कि भाई यहाँ पे बीफ का कंजम्पशन नहीं होगा, यहाँ पे मदिरा का जो सेवन है वो परमिटेड होना चाहिए। क्योंकि प्रफुल्ल के पटेल साहब जो है, उनका कहना है कि इस जगह में इतनी पोटेंशियल है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर लक्षद्वीप आप देखें
तो वो उसी ओशनिक रिज या समुद्र के अंदर एक जो पहाड़ की श्रृंखला है, उसी पहाड़ की चोटी की श्रृंखला पे स्थित है, जहां पे मालदीव्स और चागोस, आप लोगों ने डिगो गार्शिया बेस वगैरह का भी नाम सुना हो, वो चागोस आर्किपेलेजो, मालदीव आर्किपेलेजो का मतलब कि द्वीपों का समूह, और लक्षद्वीप एक ही है। वहां से 540 किलोमीटर दूर मालदीव में कोई 1200 आइलैंड है, जिसमें 200 इनहैबिटेड आइलैंड है। इस्लामिक देश है, बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका है। वहां की भी जनसंख्या कोई 5 लाख की है, और कोई 170 लोग, कोई 450 जाने की कोशिश की थी सीरिया और अफगानिस्तान, वहां जाने की, उसमें 170 कामयाब हुए, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो इनके टूरिज्म है थ्राइविंग है। 25,000 लोग डायरेक्ट, मैं गया हूँ मालदीव, 25,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है उसमें, वो लाइफलाइन है। तो उन्होंने वास्तविकता को समझा और उन्होंने इस्लामिक ढोंग जो था उसको उन्होंने छोड़ा, और वहां पे टूरिज्म थ्राइविंग है। तो पटेल साहब का कहना था कि भाई अगर वहां पर हम मालदीव्स के हम क्यों लूज आउट करें, लेकिन क्योंकि यहाँ इनका मेन लैंड से पेट भरता रहता है ये लक्षद्वीप में, तो इन लोगों को भारत के हित से तो कोई मतलब है भी। यही तक नहीं, 2010 में वहां पर गांधी जयंती के अवसर पे गांधी की स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए एक शिप थी, अमीन दीदी, वो उसका स्टैचू लेके गई थी वहां पे। इन लोगों ने मना कर दिया, कहता नहीं, मूर्ति पूजा हमारे मजहब के खिलाफ। अब वो तो महात्मा गांधी तो बोलते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये केवल पर्यटन और इसके डेवलपमेंट की बात नहीं है। एक सुरक्षा विशेषज्ञ होने के कारण मैं आपको ये कह सकता हूं कि लक्षद्वीप का जो लोकेशन है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन, यानी कि अगर दुनिया का नक्शा देखें तो भारत जो है वो इंडियन ओशन को 2 हिस्सों में बांटता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन और इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वो सारे जो जहाज के रास्ते हैं वो उसको ओवरलुक करता है, जो 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल एक 200 किलोमीटर चौड़ा चैनल है, जहां से सारे जहाज जाते हैं। और वहां पे चीन की गतिविधियां बहुत बढ़ गई। चीन का प्रेजेंस है वहां पे, जिबूटी आइलैंड में है वो चीन, ग्वादर में है, पाकिस्तान में है। तो इस तरह की मानसिकता अगर लोग वहां रखते हो ऐसे आइलैंड में, तो क्या हम अपने देश की सुरक्षा, हमारी जो मैरीटाइम सुरक्षा जो है, समुद्री सुरक्षा है, क्या हम 65,000 लोगों के लिए हम उसको हम गंवा दें? तो ये वही नहीं। अभी पिछले, मैं आपको बताता हूँ साहब, एक छोटा सा आंकड़ा। पिछले नवंबर 2020 नवंबर और इस मार्च 2021 के बीच में 5,000 करोड़ का ड्रग्स लक्षद्वीप के आसपास हमारी कोस्ट गार्ड ने सीज किया है। ये 5,000 करोड़ का ड्रग, इसके ये पैसे ये किसको जा रहे हैं? Who was the recipient? क्या ये केरला की कम्युनिस्ट सरकार के लिए है? क्यों सोना मंगा सकती है तो ये भी मंगा सकती है। क्या ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए है? क्या ये शाहीन बाग के लिए है? किसके लिए है ये 5,000 करोड़ रुपए जो है? क्या ये एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए है? किसके लिए? तो ये एक जिहाद का आपने नया रूप देखा। और कम्युनिज्म का, अल्ट्रा लेफ्ट कम्युनिज्म का आपने रूप देख लिया। ये जो जैविक युद्ध हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है इसका चीन के द्वारा। और इसमें आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर सुबह मैं पहला काम करता हूं कि मैं
जो डेथ रेट, जो डेथ्स हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना, ये कोविड-19, उसको मैं देखता हूँ। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जापान में हो रहा है, रशिया डिवास्टेटेड है, रोज 450-500 रशिया में हो रहे हैं, लंबा बॉर्डर है चाइना और रशिया का, और जो फार ईस्ट पोर्शन है रशिया का, वहाँ तो ज्यादा चाइनीज है, वहाँ पे हो रहा है, ताइवान में शुरू हो गया और चाइना में कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर ये महामारी है, तो क्या इस महामारी में आपके जितने स्ट्रेटेजिक जो आपके एजेंडा है उसको आप पूरा करोगे? अगर दुनिया में महामारी है तो आपके जितने बचे हुए काम हैं और जितने बचे हुए आपके स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, क्या उसको आप पूरा करोगे? आप गलवान करते हैं वहां पे, आप ताइवान स्टेट में आप गुंडागर्दी दिखाते हैं, आप साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, हांगकांग को जबरन आपने मिला लिया अपने साथ। तो ऐसे समय में कोई भी जिम्मेदार एक पावर हार्ड पावर इस्तेमाल करेगा या सॉफ्ट पावर? बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता कि कौन इसमें किस तरह से इस्तेमाल है, वुहान लैब से क्या हुआ, और वुहान जो लेबोरेटरी है वहाँ का वेट मार्केट में किस तरह से कुछ अमेरिकन ने भी उनको फंडिंग किया, ये खास करके ये आपके ओबामा और ये आपका बिल गेट्स ने। इसमें फार्मा माफिया का क्या रोल है? लेकिन ये एक शुद्ध रूप से जैविक युद्ध है और इसका क्या अंत होगा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी मैं और दूसरे हैरानी की बात है साहब कि इंडिया में आज भी 3000 लोग 3000 डेथ्स हुए हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और खास करके इनका बड़ा कंसिस्टेंट चल रहा है। बांग्लादेश का 30-40 और उधर वही 50-60 ऐसे चल रहा है पाकिस्तान का। तो क्या वहां पर जो चिकित्सा व्यवस्था है क्या बहुत विकसित है या उसका फैलाव बहुत अच्छा है? तो ये पूरा अगर पैटर्न देखे टारगेटिंग, ये अगर ये डेथ रेट्स का, तो आपको लगेगा कि कुछ मतलब ये एक जैविक युद्ध है। तो ये देखिए, मैं बेसिकली बुनियादी रूप से मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं और आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान में हम जिहादिज्म और कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं। हमारा कोई दुश्मनी तिब्बत से नहीं है। आप जब तक अंदर में इन ताकतों को, ये बड़े चतुर ताकत है, ये आपके यूनिवर्सिटीज में है, ये आपके गोष्ठियों में हिस्सा लेते हैं, ये आपके न्यायालय में है। इन्होंने जितने थिंक टैंक्स हैं उस पर इनका कब्जा था, तो कब्जा कम हुआ है। जितने आपके जो मीडिया थे उस पर इनका कब्जा था, और ये थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। थर्ड फ्रंट को आप मजबूत करें। और देखिए उन्होंने, आप 1906 की बात है, ये थर्ड फ्रंट कहाँ से कैसे शुरू होता है, बस आखिरी में 1906 में लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे। उन्होंने आगा खान को कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ और वहां से एक डेलीगेशन लेके और हमसे सेपरेट इलेक्टोरेट मांगो। वो आ गए डेलीगेशन लेके, आगा खान शिया था, तो उन्होंने दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। वो तो षड्यंत्रकारी था ही। उसकी बीवी, मिंटो की बीवी कितनी षड्यंत्रकारी थी, उसने अपने दोस्त को लिखा कि आज
मेरे पति ने एक ऐसा काम किया हुआ है कि आने वाले दिनों में कभी भी हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा नहीं बना पाएंगे। 1903 में एक मौके उसने एक लेक्चर, एक आर्टिकल लिखा था, एडवांटेजेस ऑफ सिख रिलीजन, यानी कि सिख धर्म के फायदे अंग्रेजों के लिए। और उसने लिखा कि जब पिछला सेंसस हुआ था तो कोई भी सिख ये कहने को तैयार नहीं था कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हमने धीरे धीरे कुछ ऐसे हमने ट्रेडिशन और कस्टम्स इंट्रोड्यूस किए कि हम उनके मन में उन बिल्कुल अलगाववाद का हमने बीज बो दिया उनके उनमें, और आज वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो ये क्या हुआ साहब, एक बिंटो आया, उसने ये कर दिया। एक कोई मौकलिफ आया, कोई अंग्रेज आया, उसने ये सिख को एक अलग धर्म का वो उसने बना दिया। तो इसमें कोई डेप्थ तो है नहीं। तो जो चीज षड्यंत्र से की गई थी, कम से कम उसको तो हम फिर से हम दोबारा जो उस षड्यंत्र का हम खुलासा करें, और जो गलतियां जो हुई थी उसको फिर से हम उसको सुधारें, और उसको हम स्टेटस को जो था उसको रिस्टोर करें। और इसके लिए बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए, गहरी अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन आज हम सब बहुत खुश नसीब है कि ये सोशल मीडिया से जिस रेट पे एजुकेशन शिक्षा बढ़ रही है, और ये किताबों वाली ही वो नहीं होती, सुनने से भी। हमारे यहाँ तो हमेशा हर एक अच्छे संस्कृति में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है ये ओरल ट्रेडिशन से ही होता है। आज जो मैंने आपको आपके पास जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने किताबें, कितने वो अध्ययन करने के बाद जहां जहां से वो निचोड़ मैं निकाल सकता था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको अगर मैं आपको लिख दूं तो पता नहीं कितने पेजेस में ये चला जाएगा। तो आज हकीकत लोगों को ये पता चल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत तेज है, फ्लो ऑफ नॉलेज बहुत ये है, लोग काफी डिसर्निंग भी हो गए हैं कि उनको मालूम है कि फेक न्यूज क्या है, सही इनपुट क्या है। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे भविष्य की तरफ हम मतलब हम अग्रसर है, ऐसी मेरी आस्था है। क्योंकि सच सनातनियों के साथ, क्योंकि विज्ञान सनातनियों के साथ, और जहां पे हम सच और विज्ञान की रूपरेखा सनातन के परिप्रेक्ष्य में समझ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कोई आघात नहीं पहुंचा पाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कर्नल RSN सिंह जी। आपने मूल में जाके इतनी अच्छी तरह से हमारी इस देश की सुरक्षा चिंताओं के बारे में बताया। सर, कुछ मैं हमारे मेंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको लेना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जी। सबसे पहले हैंड रेज किया है डॉल्फिन नील, कृपया आपने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछे, आपने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन पूछें। अतुल जायसवाल जी क्वेश्चन पूछें। अतुल जी अनम्यूट हैं, अनम्यूट करिए, म्यूट हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए अतुल जी। हाँ नमस्कार सर, मैं रोटरी अतुल जायसवाल, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ से। मेरा सर एक क्वेश्चन आपसे है
हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं पाकिस्तान की, चीन की। एक बहुत बड़ी समस्या जो आंतरिक हमारे यहाँ है वो रिलेटेड टू नक्सलाइट की समस्या है। और हालांकि रॉ का इसमें कोई रोल है नहीं, हमको पता नहीं है, बट ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मेरे ख्याल से बहुत साल से मैं सुन रहा हूँ, चाहे दंतेवाड़ा में हो चाहे जहां भी हो, इसका कोई राष्ट्रीय हल है सर इस चीज का? कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद ये राजनीतिक रंग से है, ये इसका कोई सोल्यूशन है? अपने देश में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं अपने सैनिक उसमें। मेरे अगर अब मैंने आज जो भी बातचीत की, आपको जो संबोधन किया, मुख्य तौर पे मैंने इसी की बात कही, कम्युनिज्म और जिहादिज्म। जी। जिहाद इस्लाम से निकलता है, नक्सल का स्रोत जो है वो कम्युनिज्म से निकलता है। वो हालांकि ये बोलेंगे कि हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने नेपाल और कई जगहों पे देख लिया, ये एक पैंतराबाजी है। कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादियों में कोई फर्क नहीं, ये अलग अलग रास्ते हैं। आप इसके हल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमसे गलती हुई कि हमने इनको इज्जत बख्शा, ये जानते हुए कि ये खूनी विचारधाराएं हैं, ये बाहर से आयात की गई ये विचारधाराएं हैं, और जो जो विचारधारा इंपोर्टेड होती है वो तबाही लाती है। मेरे अपनी राय है कि इनको इज्जत देना बंद करो। ये जो अंग्रेजी बोलने वाले जो ओवरग्राउंड माओइस्ट हैं, इनको अंदर करो और भारतीय सेना को इस्तेमाल करके इनको एक बार में ये इनका सफाया करो। जिस तरह से भारत की सेना ने ऑपरेशन पोलो के समय तेलंगाना में एक पैरेलल ऑपरेशन चलाया था, 2000 मारे थे, तो काफी सुधर गए थे। और ये जितने हमारे न्यायालय में बाकी संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में ये जो नालायक लोग हैं, इन सबको आप नौकरी से बर्खास्त करें। अगर वकील है तो उसका लाइसेंस ले लें, क्योंकि अगर आपने राष्ट्र निर्माण करना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि मेरा राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु क्या होगा। एक मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात, सोनिया गांधी चाइना जाके उसने MOU साइन किया, तो किया, वो कहती है पार्टी टू पार्टी समझौता था। तो पार्टी टू पार्टी समझौता इसलिए था, मान लीजिए अगर आप मान भी लेते हैं, तो क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर भारत की कोई पार्टी चीन से उसी तरह का पार्टी टू पार्टी करना चाहे तो किससे करेगी? सरकार से ही करेगी ना, वहां तो कोई दूसरी पार्टी है नहीं। लेकिन आज तक मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई आवाज उठा रहा है कि ये महिला जो थी वहां पे 2008 में, वो क्या MOU साइन किया, वो तो पब्लिक किया जाए। क्या उसमें जैविक युद्ध का भी तो नहीं है? तो आप ही लोगों ने इज्जत दिया है इन लोगों को, हमने इज्जत दिया है इनको। ये दे आर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, आप समझ रहे हैं ना? दे आर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। ये खून करेंगे और फिर ये उसको क्रांति का ये देंगे। और मैं बताता हूँ, ये आपके यूपी का एक लीडर राज बब्बर, वो छत्तीसगढ़ गया और जस्ट चुनाव के ठीक पहले उसने कहा भाषण में कि ये जो माओवादी हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं। तो उससे पूछो, उससे राज बब्बर से, कि क्या महेंद्र कर्मा और VC शुक्ला क्रांतिकारियों के द्वारा मारे गए? तो आप समझ गए कि इसको किसका संरक्षण है और किसका हाथ है। इसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल है साहब। माओवादी चर्च और इसमें बहुत बड़ा नेक्सस। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनको क्रश करो, क्योंकि जो मान लीजिए अभी कोई कह रहा है 160 जिले हैं, कोई कहता है 130 जिले इफेक्टेड है, जितने भी आपको ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं चलने दे रहे हैं, व्यवसाय ये व्यापार नहीं वहां पे हो रहा है, खनन का व्यापार नहीं हो रहा है,
कितने लोग वहां दहशत में हैं। आप माओवादी अफेक्टेड एरियाज में आप चले जाओ, स्कूल्स नहीं फंक्शन कर रहे हैं, लोग पलायन करके शहरों की तरफ चले गए। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी हिफाजत करेगी, हम ये सुनने के लिए नहीं कि हमको 2 साल और लगेगा और 3 साल और लगेगा। इतने में तो एक पीढ़ी निकल जाती है। जी धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। आपने बहुत अच्छा हम लोग को जानकारियां जितनी अच्छी आप दे सके उतनी आपने दिया, लेकिन हमारा एक ये सजेशन है, किसी तरह सबसे पहले जनसंख्या कानून अगर भारत में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग माओवादी या विचारधारा जो की विचार हम लोग करके चल रहे हैं, हम लोग यहाँ सुविधाओं से लैस होते रहेंगे और वो जिहादी 10-20 बच्चे पैदा करके हम लोग 1-2 बच्चे पैदा करेंगे, वो जिहादी 20 बच्चे पैदा करके 4 बीबी रख के 80 बच्चे पैदा करके ये सोच के संग चलेंगे कि उनको वोट बैंक पे कब्जा करना है, तो हम लोग तो बैठे बैठे घर पे ही बर्बाद हो जाएंगे 1-2 बच्चों के संग। इसके बारे में कोई जनसंख्या कानून के बारे में आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो कृपया करके उस पर अपना फोकस करेंगे, जिससे जनसंख्या कानून भारत में जल्द से जल्द लागू। इसके बारे में आपके विचार सुनना चाहते मैं अभी लक्षद्वीप की बात कर रहा था, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल्स जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया था, उसमें एक ये भी था कि आने वाले चुनावों में आगे से एक कट ऑफ डेट है उसका, कि जिसके भी 2 बच्चे होंगे वहाँ की लोकल बॉडी इलेक्शंस में वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। उस पर भी हंगामा हुआ है, लेकिन शायद उस द्वीप से कुछ शुरुआत की किरणें तो दिख रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम और तेज होगा। और देखिए साहब, प्रजातंत्र में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्रजातंत्र में एक माहौल तैयार करना, अगर हमने माहौल तैयार नहीं किया होता तो 370 भी नहीं। और माहौल कौन तैयार करता है? हमारे और आपके जैसे लोग। तो जब आपने सुझाव दिया, इस पर चर्चा हुई, ये चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं, माहौल तैयार होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा कानून कभी न कभी तो लाना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो आएगा। बस इसी तरह से आप लोग अपना ये अभियान जारी रखिए। लोग तो कहते थे ना कि 370 नहीं हटेगा, लेकिन हट गया, क्योंकि ये जनता का ये जागरूक लोगों का अभियान। तो जब जागरूक लोग अभियान चलाते हैं तो सरकार भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन प्रजातंत्र में यही तरीका है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन kashyam.com और उसके बाद रोटेरियन राजेश भाटिया जी। सर प्रणाम, मैं सर्वेश श्रीवास्तव कश्यम इंटरनेशनल से एसआईए का मेंबर हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है, पूछें, क्वेश्चन पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन था, जब लॉर्ड मैकाले ने यह शिक्षा पद्धति में चेंज किया, अंग्रेजी को घुसाया, तो जब आज हमारे हाथ में है, तो जैसे एक देश एक कर प्रणाली, एक देश एक कानून हो सकता है, तो एक देश एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शिक्षा ही हमारे नसों में घुसती है और उससे हम अपने सारे जो भी इतिहास की किताबों में उल्टा सीधा हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उससे बदलाव लाया जा सकता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी अपनी तो ना गुरुकुल लाया जाए। हाँ बिल्कुल, मेरी अपनी राय है। आपने बात गुरुकुल से शुरू की, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा बात। जो लोग ये कहते हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था ठीक नहीं थी या जो भी है,
लेकिन आज सच ये है कि गुरुकुल ही पद्धति सब जगह फॉलो की जा रही है। आज आप बाजार में जाएं तो आप एमए हो, डबल एमए हो, पीएचडी हो, आपको कोई नौकरी देने वाला है? आपके मार्क्स पे तो कोई नौकरी दे नहीं रहा। आपको नौकरी दी जा रही है एक इम्तिहान के तहत, एक कंपटीशन के तहत, और वो कंपटीशन की तैयारी कहाँ की जाती है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। यानी कि वो क्लासरूम एजुकेशन तो बिल्कुल फेल हो चुका है ना सर। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है? वो एक एक तरह का गुरुकुल है जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स में। तो ये मैं जो देख रहा हूँ कि ये जो क्लासरूम वाली पहली क्लास, आप दूसरी क्लास में गए, ये क्लासरूम वाली एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुकी है सर। आप बड़े बिल्डिंग बना ले, बड़े अच्छे एयर कंडीशन स्कूल्स बना दें, लेकिन आज क्या है? आज मैं देख रहा हूँ कि लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा घर में जो पेरेंट्स है वो ज्यादा रुचि ले रहे हैं अपने बच्चों को। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को संस्कृत और हिंदी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ही, अपने सारे नाती पोतों को। ऐसा भी मैंने एक उदाहरण देखा। तो ये गुरुकुल की परंपरा के बिना तो कभी ज्ञान हासिल हो ही नहीं सकता है। आप बनारस के रहने वाले हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ म्यूजिक सिखाए जाते हैं। आप एक आर्टिस्ट बता दीजिए जो कि प्रोडक्ट हो ये इसका यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत कमाल, बहुत कोई दिग्गज या कमाल का वो आर्टिस्ट हो, क्लासिकल म्यूजिशियन आर्टिस्ट। तो इसके बिना तो ये होगा ही नहीं। और मेरा इस पर काफी अध्ययन है कि अंग्रेजों के आने के पहले कितना बड़ा ये 1 लाख गुरुकुल तो केवल बंगाल प्रोविंस में था सर। इसमें बिहार, उड़ीसा ये सब शामिल था। और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये पूछा गया था लॉर्ड मैकॉले से, ये बताइए कि दिल से हमको क्यों नहीं अपना शासक मानते हिंदुस्तान के लोग। तो उसने कहा था कि उनकी शिक्षा परंपरा, शिक्षा उनकी इतनी उन्नत है। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या उन्नत है? तो उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का बताया। बोला कि जितने सारे स्कूल जो हैं वहां पर इतने कोई 16-17 सब्जेक्ट्स पढ़ाई होती है। 20 से लेके 2000 स्टूडेंट्स तक वाले गुरुकुल है। और तो उन्होंने पूछा कि वहाँ कौन पढ़ता है? तो बोला कि वहाँ सबसे ज्यादा, जो आज आप जिसको दलित बोलते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, और महिलाओं की संख्या उसके बाद सबसे ज्यादा है। तो पार्लियामेंट ने पूछा, उस समय अंग्रेज, मतलब वहाँ इंग्लैंड में महिलाओं का शिक्षा परमिटेड नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि महिलाओं की शिक्षा पर क्यों इतना तवज्जो है? तो उसने जवाब दिया कि वहाँ पे महिलाओं को ही माना जाता है कि संस्कृति को यही बचा के रखती हैं और इस संस्कृति को फैलाती। इसीलिए महिलाओं के शिक्षा पर ज्यादा वहाँ पे जोर दिया जाता है। ये सब अवेलेबल है। ये लंदन लाइब्रेरी में ये पूरी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये पूरी ये वो अवेलेबल है। तो उसमें पूरे हर मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कौन है, क्या कंपोजिशन है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज दैट इन मद्रास प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा दलितों की थी और महिलाओं की। मैं आपको एक प्रेसिडेंसी का मैं ये कहता हूँ। आज महामारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है। एक जब स्मॉल पॉक्स की हुई थी, तो आपको मालूम है कि गुरुकुलों से
5-5 बच्चों की टीम, स्टूडेंट्स की टीम भेजी जाती थी आपके बनारस के इलाके से, और वो सुई और वो एक चांदी का ब्लेड और वो ले जाते थे कुछ ये एक शीशी में वो दवा सी। वो क्या करते थे कि वो स्मॉल पॉक्स को काट के और वो पहले वो उसमें वो लगाते थे, और फिर जब वो स्मॉल पॉक्स का जब वो लगाते थे तो इरप्शन होता था, और उसके बाद से वो उनका विरुलेशन करते थे वो लोग। टीकाकरण करने का वही तरीका था उस समय। और वही नहीं, जितने ये आपके मंदिर थे, ये देखिए देवी के देवी के मंदिर थे, उन कई मंदिरों को वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाया हुआ है। हॉलवेल, आप गूगल करके अभी हॉलवेल का नाम निकाल के देख लीजिएगा कैसे वैक्सीनेशन होता था। शीतला माता की मंदिर, शीतला माता की मंदिर और ढाका से लेके दिल्ली तक शीतला माता के मंदिरों में ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए, और किस तरह से उसमें कंट्रोल होता था ये हॉलवेल ने अपने उसमें लिखा है। और आज आप देखिए, मेरे कुछ चिकित्सक मित्रों से बहुत मतभेद है, क्योंकि जो बड़े नजदीक से ये पूरे मैं कोविड-19 को देखा, तो मैंने उनको कहा कि जब आपके पास इलाज नहीं, इसका 99% लोग अगर अस्पताल में जाके मर रहे हैं, तो कम से कम आने वालों को ये तो बता दो कि भाई आपके पास 1% चांस है, 2% चांस, तो उसी मुताबिक वो अपना निर्णय लेंगे। और जो 99% रिजल्ट और 98% रिजल्ट पे अगर कोई चीज अगर उसके खिलाफ है, किसी पद्धति के खिलाफ, तो वो तो वैज्ञानिक पद्धति हो नहीं सकती, तो फिर विज्ञान का ऐसा एक बात कह रहा। तो ये अब क्या है, हमारी मानसिकता ही ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर ऐसी मानसिकता आप ना रखें तो आप अपने बच्चों को कैसे देंगे अपने ऐसी मानसिकता, और उनका फिर लालन पालन कैसे होगा, वो कैसे पैसे कमाएंगे। ये पूरे महामारी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो अभी इनको 10 साल कमाने की जरूरत नहीं है सर, इनको 10 साल कमाने की जरूरत नहीं। मेरी बात बहुत है, पूरा फार्मा माफिया आप देख रहे हो किस तरीके से अभी कितना वॉर चल रहा है, ये जॉनसन एंड जॉनसन और ये आपका ये फाइजर और ये सारा। और ये मालूम था, क्योंकि आप सुरक्षा की बात कर रही है, हम लोग को मालूम था कि जो अगला वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ये बायोलॉजिकल जैविक युद्ध के बाद, उसमें ये वैक्सीन का जो डिप्लोमेसी है बहुत बड़ा। और जब आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी में आप बहुत आगे निकल गए थे, तो देखिए आप पर किस तरह से जैविक युद्ध फिर से प्रहार किया गया आपसे। तो ये अल्टीमेटली देखिए, जिसने भी अगर ये जो क्लासरूम वाली शिक्षा पद्धति फेल है सब, बिल्कुल फेल। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन SIA के प्रेसिडेंट रोटेरियन राजेश भार्गव जी, सॉरी राजेश भाटिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत सिंह साहब को नमन। क्या कहूँ कि मतलब बिल्कुल आंखें खोलने वाला आज का रहा आपका ये डेलीगेशन। एक चीज मन में घूमती है हमेशा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये तो हम समझ रहे हैं कि जिहादिज्म, कम्युनिज्म ये हमें डैमेज कर रहा है, खतरा है। लेकिन आज आपकी बात सुन करके ये लगा कि ये खतरा इतना छोटा नहीं है, ये खतरा बहुत बड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के हर एक जिले में,
हर एक मोहल्ले कस्बों तक घुस गया है। एक मेरा इसमें एक सवाल था आपसे, और एक आपका सुझाव भी जानना चाहते थे कि एक बीइंग कॉमन मैन, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन सब चीजों से दुख पहुंचता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर संगठन, ज्यादातर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूं तो एक तरह से वो हिंदू ही हैं, मुस्लिम बहुत कम है जो जुड़े हुए हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से। तो इतना सब कुछ जागरूक है हिंदू, फिर भी वो इन खतरों से या तो पूरी तरह वाकिफ नहीं है, या वाकिफ हो के आंख मूंदे हुए है। तो मेरे जैसे आदमी के हृदय में थोड़ी सी इस बात को लेके वेदना होती है कि मैं क्या कर सकता हूं कि इस चीज से ओवरकम कर पाऊं, इस चीज से देश को बचा पाऊं। तो थोड़ा सा अगर मुझे इस बारे में गाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा, और शायद मेरे माध्यम से मेरे जैसे सोच रखने वाले काफी लोगों को भी इस चीज की जानकारी मिलेगी सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात जो भ्रांतियां फैलाई गई, मतभेद फैलाया गया पास्ट में, अंग्रेजों ने जो किया, जिस तरह से इतिहास लिखी गई, सच्चाई को दबाया गया, वो भ्रांतियां अब दूर कर। एक मैंने पढ़ा एक किताब में, वो नाम जाता हूँ, उसने लिखा है कि जब यहाँ पे 400 AD ईस्वी में जब यहाँ पे फाइहान आए, चाइनीज ट्रैवलर फाइहान आए, तो उसने लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और बोला कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जितने क्षत्रिय राजा हैं उतने ही शूद्र राजा भी हैं और इतने ब्राह्मण राजा, ब्राह्मण राजाओं में संधिक अधिकार। और उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कोई यहाँ जाति को लेकर मतभेद, कोई मुझे यहाँ अछूत नहीं देखने को मिली। सिर्फ एक जाति जो कि डेड बॉडीज के साथ, क्योंकि जिनका ऑक्यूपेशन डेड बॉडीज से लगा हुआ है, सिर्फ उनको छोड़कर मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर कोई स्लेव्स की परंपरा नहीं है, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। A.L. बैशम की किताब आप पढ़ लें, अ वंडर दैट वाज इंडिया, उन्होंने भी यही लिखा है कि हाँ, हिंदुस्तान में और देशों की तरह कभी स्लेव्स की परंपरा नहीं रही, और नारी का जितने जितने अधिकार भारत में दिए गए हैं, भारत की संस्कृति में, उतने किसी संस्कृति में। तो अब क्या है, ये भ्रांतियां फैलाई गई। अब आप बताइए, मैं आपको एक बता कि नंदा डायनेस्टी ने 25 साल रूल किया। आज के डेफिनेशन से वो दलित डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी 125 ईयर्स, दैट वाज अ दलित डायनेस्टी। कोई ऐसा, आप ही के अभी जो लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए, आप इस किस आप कम्युनिटी से आते, मैं बता दूंगा कि आपका महान राजा कौन हुआ। तो ये सारी भ्रांतियां ये फैलाई गई हैं, जो आपको कोई शासक यूं ही तो शासन आप पर करेगा नहीं ये कह के कि आप बड़े महान लोग हैं। देखिए, खतरा हमेशा जाहिलों से होता है, ये जान लीजिए। खतरा हमेशा जाहिलों से होता है। बख्तियार खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या दुश्मनी थी? उसको, वो जाहिल था, उसको किसी ने कह दिया कि सारा ज्ञान तो इस कुरान में है, इस लाइब्रेरी में क्या रखा है, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है, जो भी और भी कहानी रही हो उसके पीछे, उसने आग लगा दी उसमें। तो जितने बर्बर लोग, जितने जाहिल लोग होते हैं, उनसे खतरा ज्यादा होता है।
तो इसलिए जो लोग अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि शास्त्र के साथ शस्त्र का शिक्षा लें। बिना शास्त्र के शस्त्र नहीं, और बिना शस्त्र के आपके शास्त्र भी नहीं बच सकते। जिस लाइब्रेरी को जलने में तीन महीने लग गए, तो सोचिए 7 या 8 मंजिल की लाइब्रेरी थी, जहां दुनिया के पूरे इंडियन ओशन रिम कंट्री से लोग आपको पढ़ने आते थे, शिक्षा प्राप्त कर। वो जब चला गया होगा, जब जला होगा, तो कितना ज्ञान दिया। और आपको बता दूं, उस समय भी नालंदा यूनिवर्सिटी में वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था सर। वहाँ पर दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। कई जगह कोचिंग सेंटर्स खुले हुए थे, और जिनको एडमिशन जब स्पिल ओवर होने लगा, तब उसके बाद फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया। तो और उस समय भी चिकित्सा की शिक्षा वहाँ 7 साल की, 7 ईयर। तो क्या मतलब, ये आपको बताया गया कि आप तो बिल्कुल, अब सती की तो बात करते हैं लोग, लेकिन कोई वो जो विच हंट जो होता था, जो विचेस डिक्लेयर करके मारते थे, सती तो बहुत, आपको मालूम है साउथ इंडिया में नहीं होता था, और यहाँ पे बहुत गिना चुना वो प्रथा थी। साउथ इंडिया में कभी सती नहीं होता था, लेकिन आपने उसको ऐसा कहा, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा, ये विलियम बेंटिक। अरे पूछो ना, वहां विच हंटिंग में कितने लोग मारे जाते हैं? लाखों की संख्या। सारा आपका माल चुरा के ले गई है अंग्रेज। आप कांगड़ा से कहाँ से पूरे आपकी जितनी ये मेडिसिन के फॉर्मुलेशंस थे, उसको लैटिन और ग्रीक नाम दे दिया उसको। तो ये जो हमारा जो अस्तित्व है, उसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, और लोग काम कर रहे हैं।